नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। शिवम गंधर्व नाम है मेरा और आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्क वर्क का जो लिटरल मीनिंग है वो बहुत वेग है। ठीक है, वर्क आप बहुत सारी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। होमवर्क, क्लास वर्क, वर्क फ्रॉम होम, और काफ़ी जगह हम वर्क का, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम फिजिक्स पे आते हैं तो वर्क का बहुत कन्फाइनाइट मीनिंग होता है, बहुत ये कह सकते हो वेल डिफाइंड मीनिंग होता है। उस मीनिंग को आज हम समझेंगे। ये हमारा एक क्लास ऑब्जेक्टिव है आज का, और साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर समय रहा तो मैं वर्क एंड थ्योरम का भी एक बेसिक आइडिया आपको दूंगा। ओके, एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को हम समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ाई शुरू करी और पूरी मेहनत से आप उस एग्जाम को निकालने में जुट गए और अंत में वो एग्जाम निकल भी गया। सो एवरीबडी विल से दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, इनफैक्ट हार्ड वर्क। ओके, बट क्या आपने फिजिक्स के हिसाब से कोई भी वर्क किया? फिजिक्स के हिसाब से तो आंसर है नो, क्योंकि फिजिक्स में कुछ और ही मतलब होता है वर्क का। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स में वर्क का क्या मतलब होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क इन फिजिक्स। ओके, तो वर्क की डेफिनेशन है, एक से अधिक डेफिनेशन भी हो सकती। डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रही कि हमको थ्योरी से याद रखनी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना किसी भी टॉपिक को लेके वो ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जमीन पे रखा हुआ है, एंड वी हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक, इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ डी। ओके, सो वी हैव अप्लाइड सम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डी। तो अगर आप फोर्स लगाते हो और फोर्स की दिशा में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन इन फिजिक्स। अगर फोर्स नहीं है या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में नहीं है या परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कोई भी वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, सो वर्क इज बेसिकली, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अगर मैं इस पे एक छोटा सा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो गया, छोटे से पॉइंट की बात करते हैं। सो इस पॉइंट पे मैंने एक फोर्स लगाया F। ओके, और उस ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से माफ कीजिए, उस फोर्स की वजह से, या हो सकता है रीजन वो फोर्स ना हो, रीजन हो सकता है कोई और फोर्स हो, लेकिन ये डिस्प्लेस हो गया और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये, और डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए dx। ओके, तो फोर्स को हम लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो F इंटू dx इंटू, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा एंगल बना रहे, तो उस एंगल को ले लेते हैं हम थीटा। थीटा, तो F इंटू dx इंटू cos थीटा विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए जो वर्क हुआ वो किसके बराबर है? F इंटू dx इंटू cos थीटा। तो ये जो F इंटू dx इंटू cos थीटा है, इसी को हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू F डॉट dx। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मतलब है F इंटू x इंटू, सॉरी, dx इंटू cos theta. This is called dot product. So this is how we can define the work. Work is dot product of force and displacement. अब ये सवाल कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने ये dx क्या लिया, dw क्या लिया, तो सीधा ही क्यों नहीं लिया कि w इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसलिए लिया है कि हो सकता है ये फोर्स जो है वो वेरिएबल हो, ये हो सकता है फोर्स जो है वो एक्स के साथ वेरी कर रही हो, तो आपको इंटीग्रेट भी करना पड़ सकता है टोटल वर्क निकालने के लिए।
ऐसे कुछ मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। इस तरीके से भी आप वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ आ गया वर्क क्या होगा, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। अब हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 2 डायमेंशंस में हो, ऐसा जरूरी नहीं एक ही डायमेंशन में हो। तो आप इस तरीके से वर्क लिख सकते हो, वर्क विल बी इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जो भी फोर्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, उसको आप dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एफ वाई जो भी फोर्स वाई डायरेक्शन में, आप उसको dy से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क, ठीक है। वर्क जो होता है इसकी यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ओके, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। और जो इसके डायमेंशंस हैं, तो डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। फोर्स की जो डायमेंशंस होती है वो होती है m/l/t -2, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस होती है l, सो वी कैन राइट इट एज m/l/2t -2, ठीक है। तो ये वर्क की डायमेंशंस रहेंगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो एक फोर्स आपको दी गई है, F इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इन moving an object from origin to 2, ठीक है। तो इस पोजीशन तक ऑरिजिन से एक ऑब्जेक्ट को हम लेके गए, तो उस ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमको लिखना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन। तो देखिए, वर्क इज गिवन बाय एक छोटा सा वर्क किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी एक्स, और एफ एक्स में भी और वाई में भी, तो टोटल फोर्स को हम लिख लेते हैं, इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट है आप उसको ऐसे लिख सकते हो, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। तो इससे वही निकल के आ जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। तो देखिए, अब आपको इंटीग्रेट करना है दोनों, क्योंकि आपको इंटीग्रेट तब करना पड़ता है जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब देखो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, आप ओरिजिन से लेके जा रहे हो ऑब्जेक्ट को, और कहाँ तक लेके जा रहे हो, 2,2, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 0 से 2 तक वेरी कर रही है, और y की भी जो वैल्यू है वो 0 से 2 तक वेरी कर रही है, ठीक है। तो आप लिमिट लगा दीजिए, इसकी भी 0 से 2 और y की भी 0 से 2, सो इट विल बी x स्क्वायर बाय लिमिट 0 to 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2, और जो लिमिट है वो अगेन 0 से 2 तक है। तो आपका ये आ जाएगा 2 + 2 is equal to 4 joules. So this is the total work on moving an object. So I hope you understand this. चलिए, अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं वर्क पे। So give me a minute.
तो एक सवाल और डिस्कस करते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में आप बैठे, ओके, सो दिस इज यू, ठीक है। तो आप, ये जो लिफ्ट है इस पर्सन को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है एंड द एक्सेलरेशन इज g/2, ठीक है। तो g/2 जो है इस पर्सन का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द लिफ्ट ऑन द पर्सन इन टाइम t। वर्क डन ऑन द पर्सन बाय द लिफ्ट इन t टाइम, ओके, ठीक है। तो आप t टाइम लीजिए। हाँ, एक चीज और इंफॉर्मेशन है, ये जो मास है इस पर्सन का दैट इज इक्वल टू m, ठीक। तो अब हमको इस पे t टाइम में कितना वर्क लिफ्ट ने पर्सन पे किया ये निकालना है, ओके। तो सबसे पहले वर्क निकालने के लिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपके दिमाग में आएगा सर वो dx क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, dx इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि बेटा फोर्स कांस्टेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में, और दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि फोर्स भी ऊपर की दिशा में लगा रहे हैं लिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ही दिशा में हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं तो फोर्स ये लगा कितनी रहा होगा लिफ्ट। ये पर्सन जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन है g/2। तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी पर्सन पे, एक तो नीचे की तरफ लग रही होगी mg और एक ऊपर की तरफ लग रही होगी नॉर्मल, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक एक्सेलरेशन आया ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स रही होगी वो जैसे रही होगी, नेट फोर्स नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। तो जो नॉर्मल है दैट इज m माइनस मास जो है पर्सन का m, g इज इक्वल टू मास पर्सन का m। अब एक्सेलरेशन जो है वो सवाल में दे रखा है g/2, सो इट विल बी g/2, ठीक है। अब वर्क आप नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन विच इज mg/2 प्लस mg, और दोनों जोड़े के हो जाएंगे 3/2 mg के बराबर, राइट। सो नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस पर्सन पे, वो हो गया 3/2 mg। अब डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट कहीं दे नहीं रखी, तो दे नहीं रखी तो कैसे करेंगे? जब एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हम निकाल नहीं सकते? क्या इतने कमजोर हैं हम? नहीं। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है g/2, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन बाय कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट इज हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सेलरेशन है g/2 इनटू टाइम स्क्वायर, सॉरी टाइम नहीं, टाइम का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी g/4 इनटू t का स्क्वायर, ठीक। तो अब देख लेते हैं वर्क किसके बराबर होगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारी आ गई थी 3/2 mg, और डिस्प्लेसमेंट आ गया है g/4 इनटू t का स्क्वायर, सो इट इज 3/8 mg स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है, दिस इज द वर्क डन बाय लिफ्ट, ठीक है, या एलिवेटर जो भी आप बोलते हो, ऑन द पर्सन। आ गया टी टाइम में कितना वर्क किया। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में कुछ भी डल सकता है, मैं पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज द वर्क इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, तो टी की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। व्हाट इज द वर्क इफ टाइम इज 1 सेकंड और पर्सन का जो मास है वो है 80 किलो, मेरी तरह, तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिक फॉर्मूले जो है हम इस चीज से डराइव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा समझदार है, वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ओके, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है, और इस पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर में आप एक फोर्स है जो कि m मास को खींच रही है,
और ये जो फोर्स है दैट दिस फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स F in moving the object from A to B slowly. ओके, तो एक फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रही है और स्लोली स्लोली लेके जा रही है। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उस दौरान ये फोर्स जो है इस m मास पे कितना वर्क करेगी। मास देता हूं मैं m, तो देख लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा यहां पर एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा ट्रायंगल, क्योंकि ये फोर्स F है और इसको ds डिस्टेंस मूव कर रही है और उन्हीं छोटे छोटे ds को हमको इंटीग्रेट करते जाना है। तो ds यहां पर है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो है ये बन जाएगा dl और जो हाइट है छोटी सी हाइट वो मैं एज्यूम कर लेता हूं dh। तो इस ट्रायंगल की हाइट होगी dh, बेस हो गया dl और हाइपोटेनस होगी ds। अब एक चीज और गिवन है कि ये स्लोली स्लोली लेके जा रहा है। स्लोली का मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ये भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो ना एक्सेलरेट x में कर रहा है ना एक्सेलरेट y में कर रहा है। जब x y में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ कि जो फोर्स इसको x में लेके जा रही है, यानी कि इस फोर्स का कोई एक कंपोनेंट इसको x में लेके जा रहा है, वो कंपोनेंट जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। और उसी तरीके से जो कंपोनेंट फोर्स का इसे ऊपर की तरफ को लेके जा रहा है, dh में लेके जा रहा है, वो कंपोनेंट फोर्स का mg के बराबर है। तभी वो ना इधर एक्सेलरेट कर रहा ना ऊपर एक्सेलरेट कर रहा। सो लेट्स फाइंड इट। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क किसके बराबर होगा। एक छोटा सा इसको मूव करने के लिए कितना वर्क कर रहा है ये फोर्स का x कंपोनेंट इनटू dl प्लस फोर्स का y कंपोनेंट इनटू dh। और ये x और y किसके बराबर होंगे, देखिए जो इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो ऊपर लेके जा रहा है ऑब्जेक्ट को, लेकिन एक्सेलरेट करने कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि मतलब f का जो y कंपोनेंट है वो mg के बराबर है और f का जो x कंपोनेंट है वो म्यू mg के बराबर है। दिस म्यू mg इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज fx व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट mg। अच्छा, म्यू नॉट जो है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। म्यू नॉट mg इनटू dl प्लस mg इनटू dh, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू निकालनी, तो दोनों साइड इंटीग्रेट आप कर दीजिए। सो टोटल जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट mg इनटू l प्लस mg इनटू h। सो दिस इज टोटल वर्क, राइट। और हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो dl है ना, ये क्या है, ds का कॉस कंपोनेंट है, ठीक है। और dh जो है वो ds का y कंपोनेंट है, राइट। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। चलिए, सो दिस इज टोटल वर्क। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, so basically when an object is in motion, so it contains some energy into it and that energy is called kinetic energy। मान लीजिए ये पेन यहाँ पर रखा हुआ है, ये पेन मुझे चोट नहीं दे रहा, लेकिन अगर इस पेन को मैं ऐसे फेंक तड़ाक मारूं तो ये मुझे चोट दे रहा है, इट मींस इट हैज सम एनर्जी। या आपको डस्टर पढ़े होंगे बचपन में, हो सकता है आप भी पढ़ रहे हो, तो डस्टर जब टीचर मारता है पटाख करके, सो व्हाट इट हैज सम एनर्जी जो कि फील भी होती है। सो दैट एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और
तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो आपके मन में शायद डाउट आए कि सर ठीक है मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन स्क्वायर ही क्यों, ठीक है कुछ और भी हो सकता है और एक हाफ ही क्यों। तो इसका कारण इस चीज में छुपा है। देखिए आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो सो ऑब्जेक्ट गेन सम एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी पढ़ा होगा, बट इतना आप मान लीजिए फिलहाल कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो सो ऑब्जेक्ट गेन सम एनर्जी, और आप जब वर्क कर रहे हो तो वर्क किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी एक्स के बराबर, तो इतनी ही एनर्जी मिलेगी। और एफ को लिख सकते हो आप एम इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये एक्सेलरेशन बन जाता है, और डी एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई करें, डी एक्स और डी एक्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सॉरी छोटा सा फर्क है डी डब्ल्यू, सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एम वी डी, दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2। यानी कि अगर इसको वेलोसिटी की वैल्यू 0 से अगर किसी वैल्यू v नॉट तक वेरी करें तो जो हमने टोटल वर्क किया कितना है, एम वी स्क्वायर बाय 2। तो जितना हमने वर्क किया उतनी ही एनर्जी मिली, और उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को आप मोमेंटम की टर्म्स में लिख सकते हो, ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, 2m सॉरी आप m से स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। दिस कैन आल्सो बी द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो सिंपल सी चीज है। अब इस पे एक आध सवाल कर लेते हैं। Let's do a few questions. If velocity is given as a function of x, अगर वेलोसिटी x के फंक्शन के तौर पे दी जाए, let's say v is equal to a into x की पावर 3/2, then find work done from x is equal to 2 to x is equal to 4। और एक चीज और दे रखी है कि ये जो a है इसकी वैल्यू है 10 के बराबर, ठीक है। तो आपको बताया, हाँ एक चीज और यहां पर, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg, ठीक है। तो ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पे आपको वर्क डन निकालना है, और वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट की एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखी है, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, वी नो कि वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ए की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 2, ठीक है। तो सॉरी फाइनल एक्स की वैल्यू जो है वो है 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3/2। आई एम रियली सॉरी, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, सो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। जो v2 है वो है फाइनल वेलोसिटी, और v1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो हाफ इंटू मास इज 1 kg एंड
वेलोसिटी को आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स 2 लिख दीजिए और यहां पर लिख दीजिए ए एक्स 1 3/2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हो 1/2 इंटू आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब। ठीक है, सो इट विल बी 50 x2 का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 माइनस 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 56, 50 इंटू 56, राइट। तो आप इसको जोड़ जपाड़ के लिख सकते हो। ये कुछ 2800 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, सो 2800 जूल विल बी योर राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, दिख रहा है यहां से। ओके, अब ये जो वर्क वाला फॉर्मूला है इसकी ग्राफ्स हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए टोटल वर्क इज गिवन बाय वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डीएक्स। तो कभी अगर आपको एक ग्राफ मिल जाए विच इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो अगर कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई भी ग्राफ मिल जाए ना, so area of that graph will give you what work। ठीक है, क्योंकि f into dx है, f ये वाली वैल्यू जो कि y एक्सिस प्लेस है, और इसे अगर आप एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx से गुणा करोगे तो आपके पास स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, और वही चीज क्या देगी आपको, एक छोटा सा वर्क देगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको फील देगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं एक्चुअली। Okay, so this is a graph and this graph is force versus x graph। तो आपको निकालना है what is the work done in first 15 seconds। ठीक है, so find work done in 15 seconds। तो 15 सेकंड में कितना वर्क आपने ये फोर्स नहीं किया, तो वर्क के लिए आप क्या करोगे, एरिया कैलकुलेट कर दोगे। तो एक तो ये वाला एरिया हो जाएगा and this area will be equal to 10 into 5 यानी कि +50। उसके बाद ये ट्राइंगल वाला एरिया आ जाएगा, और ये जो ट्राइंगल वाला एरिया है ये किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस ऑफ ट्राइंगल। बेस हो गया 10 - 5 और हाइट होगी 10। तो ये पॉजिटिव में वर्क है क्योंकि पॉजिटिव एरिया आपको दे रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो कुछ नेगेटिव एरिया भी है, तो नेगेटिव जो एरिया है वो किसके बराबर है, हाफ इंटू 5 इंटू ओके, यहाँ पर मैंने गिवन दिया नहीं है वैल्यू, -10 इसको मान लीजिए। सो इट इज मैग्नीट्यूड तो 10 ही,
तो आप चाहे तो बाहर माइनस लगा दो या फिर ये जो फोर्स है वो माइनस में ले दो, कुछ भी कर सकते हो। सो दिस विल कैंसल आउट एंड जो आपके पास वर्क बचेगा वो हो जाएगा 50 जूल्स। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये आपको वर्क देता है, उसका एरिया आपको वर्क देता है। अच्छा, अब ये जो फॉर्म है इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। सी, फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम v इंटू dv बाई dx भी लिख सकते हैं। और इसको जब आप dx से गुणा करोगे तो dx से dx कट जाएगा। सो dw कैन आल्सो बी रिटन एज m v इंटू dv, ठीक है। और ये m v इसको मोमेंटम भी बोल सकते हैं, तो ये मोमेंटम इंटू dv भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको ऐसा ग्राफ आ जाए जो मोमेंटम का और वेलोसिटी का ग्राफ हो, है ना, तो आप उसके एरिया से भी वर्क निकाल सकते हो। तो कहीं अगर मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ दिया हो तो उसके एरिया से भी आप वर्क निकाल सकते हो। सो आई होप यू फाइंड दिस क्लास यूजफुल। प्लीज लेट मी नो योर कमेंट हाउ यू फील अबाउट this class. Okay, thanks.